पैसों के ये अगर 5 रूल हम फॉलो करते हैं तो हमें ज़िंदगी भर कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। किसी के भी आगे हमें पैसों के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ये पाँचों नियम आप अच्छे से सुन लें और क्या आप राय रखते हो वो भी कमेंट करके बताएँ। बढ़ते हैं हमारे पहले रूल की तरफ। वो सिंपली एक ऐसा नियम है जो हर किसी को फॉलो करना चाहिए। अगर समझो हम बोलते हैं कि हमारी जब भी इनकम होगी उसमें से हम माइनस करेंगे हमारे एक्सपेंसेस और फिर जो बचेगा वो करेंगे सेव। लेकिन ये इक्वेशन हमारे लिए एक फेल्योर का इक्वेशन है। हमें क्या फॉलो करना चाहिए? हमें जो इक्वेशन फॉलो करना चाहिए वो है कि इनकम माइनस सेविंग और फिर उसमें से बचेगा वो हमारा होगा एक्सपेंसेस। देखो, एक अगर टैगलाइन में आपको बताना चाहूँ तो वो है बचाओगे तभी बचोगे। मतलब अगर आप आपके पैसों को सेव करोगे तभी आप सरवाइव कर पाओगे। बहुत सारे सेल्फ हेल्प मनी कंसेप्ट वाले बुक्स है जो हमें इसी फॉर्मूले पे जोर देते हुए नजर आते हैं। वो तो उसके आगे जाके एक और भी कंसेप्ट बताते हैं जिसे हमें फॉलो करना जरूरी हो जाता है। और वो ये है कि जितनी भी आपकी इनकम क्यों ना हो उसमें से कम 10% तो आपको सेव करना ही है। फिर अगर समझो आप 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 आप सेव कर लो। अगर आप 1,00,000 भी कमा रहे हो तो उसमें से 10,000 की सेविंग तो आपको करनी ही है। देखो, अगर हमारा डे टू डे लाइफ में क्या अप्रोच रहता है, जो भी हमारा इनकम है उसमें से हम पहले ही बहुत सारा प्लानिंग कर चुके होते हैं कि जैसे ही वो सैलरी हमारी आए या कोई इनकम हमारा आए तो उसमें से हमें कहाँ कहाँ पे स्पेंड करना है। जैसे सैलरी आते ही हमें अमेज़न के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है और वहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने हैं, या फिर कोई वैकेशन है जहाँ पे हमें दोस्तों के साथ घूमने जाना है। ये सब एक्सपेंसेस हम पहले ही प्लान करते हैं, लेकिन हमारी सेविंग का क्या, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। देखो, हो सकता है कि हम अगर सैलरीड हो तो हमारी हर मंथ में सैलरी आती हो, या फिर कोई बिजनेस ओनर हो तो उसका जो इनकम है वो फ्लक्चुएटिंग हो सकता है वो महीने में कई दिन में आए, या फिर किसी मंथ में वो कम हो या फिर ज़्यादा हो। लेकिन वो होने के बावजूद भी हमें जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है वो हमारे सेविंग पे। हमें ये कॉन्शियस ज़रूर रखना चाहिए कि हमारा इनकम कितना भी हो उसमें से 10% तो कम से कम मैं सेविंग करके ही रखूँगा। अभी ये सब डिस्कशन के बाद आप ये कमेंट मत कर देना कि इतना सेव करके कहाँ जाना है, ज़िंदगी का मज़ा तो आज में है, कल किसने देखा है। देखो, हमें ये समझने से पहले एक यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको समझना भी ज़रूरी है। जब भी हमारी यंग एज होती है तभी हमारे पास एनर्जी भी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हमारी एनर्जी भी कम होती जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, जब भी हम इनकम भी ज़्यादा कमा रहे हैं, तभी हमें उसमें से ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत है। और उसी वक्त वह जो हम सेव कर पाएंगे वो हमारे ओल्ड एज में या जब भी हमारी एनर्जी कम होगी तभी हमें अच्छे से सरवाइव करने के लिए सपोर्ट करेगी। देखो, यही चीज़ है, इसीलिए मैं ये टैगलाइन भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बचाओगे तभी आप बचोगे। इसीलिए आप अगर पैसा अच्छे से बचाओगे, सेव करोगे, तभी आप नेक्स्ट जो आने वाला समय है उसमें आप बचोगे, अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। अभी ये जानने के बाद बढ़ते हैं हमारे सेकेंड रूल की तरफ, और वो है कर्जे से रिलेटेड, लोन। देखो, हम में से बहुत लोग तो इसी पे विश्वास रखते हैं कि आज की ज़िंदगी जीनी है, फिर उसके लिए हमें लोन भी क्यों ना उठाना पड़े। लेकिन ये थॉट प्रोसेस हमें कंगाली की तरफ लेके जाने वाला कदम है। हमारी नीड्स क्या है और हमारी वांट्स क्या है उसके ऊपर हमें ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखो, हमें ज़रूरत क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। शायद हो सकता है जब भी हम शुरुआती के दौर में इनकम कमा रहे हो तभी हमारी इनकम कम हो, उस टाइम पे आप लग्जरी पे ज़्यादा फोकस भी ना करते हो और उस समय में कुछ कम खर्चों में भी आपकी ज़िंदगी व्यतीत हो सकती है। समझो, शुरुआती दौर में आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो
और फिर वैसे ही जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे इमीडिएटली इनकम बढ़ने से पहले भी बहुत बार हम कार लेने की सोच लेते हैं और फिर वो बाइक से कार के ट्रांजिशन में हम लोन खरीद लेते हैं, यानी हमारी लग्जरी के लिए हम फिर वो कर्जे में अपना कदम डाल देते हैं और फिर ये कर्जा हमारे लिए एक ईएमआई का जाल बन जाता है। यही चीज़ हमारे घर के लिए भी एप्लीकेबल होती है। देखो, अगर हम जितना हमारा इनकम है उसके अनुसार 1 BHK फ्लैट में भी रह सकते हैं, उसी में अगर हम 3 BHK का एक्स्ट्रा का बर्डन खुद पे डाल के होम लोन का ईएमआई बढ़ाते हुए वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर वो हमारे लिए एक ट्रैप बन जाता है। इसीलिए जो भी हमारे ज़रूरतें हैं उनको ध्यान देते हुए हमें हमारे एक्सपेंसेस प्लान करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो अनवांटेड लोन्स है वो हमें कंगाल बनाने के लिए ज़्यादा कारगर होते हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमें हमारा एक गुड लोन और बैड लोन इस तरीके से इन कर्जों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अगर समझो आप कोई हैसल करना चाह रहे हो या फिर कोई साइड बिजनेस है वो करना चाह रहे हो, उसके लिए आप कर्जा ले रहे हो तो वो एक ज़रूर सराहनीय बात है। लेकिन समझो आप लग्जरी के लिए कोई लोन ले रहे हो तो फिर उसको हमें बैड लोन में डालना होगा। समझो आप आपके दोस्त के साथ या रिलेटिव के साथ कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, उसके लिए आप खुद की वो बिजनेस की रिस्क जान के कुछ लोन लेके वो बिजनेस आप शुरू कर रहे हो तो फिर इसको हम गुड लोन बोल सकते हैं। लेकिन आप केवल लग्जरी के लिए कोई लोन ले रहे हो तो फिर उसको हमें बैड लोन में डालना होगा। तो इसी वजह से हमें हमारे लोन के प्रति जागरूक रह के ही लोन लेने की ज़रूरत है। अभी ये 2 पॉइंट तो आपने अच्छे से समझ लिए, आप इनको अभी फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन इसके साथ हमें जो भी हमारी हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और वही तीसरा नियम है हमारे इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस ना केवल आपके हेल्थ के लिए काम करता है बल्कि वो आपको मेंटली भी पीस देता है, जो आपको आप जहाँ से भी इनकम कर रहे हो वहाँ पे फोकस्ड रह के काम करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है। अभी देखो, हेल्थ इंश्योरेंस हम बोल रहे हैं लेकिन इसके लिए हम कोई भी उटपटांग हेल्थ इंश्योरेंस ले ऐसी बात नहीं है। उसके लिए आपको कुछ स्टडी खुद का करने ज़रूरी है, या फिर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कोई अरे गहरे कंपनी से ले लो और फिर सच में जब भी उसकी ज़रूरत हो तभी वो कारगर नहीं होगा। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे वो कंपनी का क्लेम अप्रूवल का रेशो क्या है। वो कंपनी अगर कहीं पे आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कैपिंग तो ऐड नहीं कर रही है ना। अगर समझो एक्सीडेंट हुआ तो फिर कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए वहाँ पे स्पेशल पॉइंट एडेड है क्या, वो हमें चेक करना है। साथ ही में क्या वहाँ पे कोई हमारे लिए असिस्टेंट है क्या जो हमें सपोर्टिव रहेगा। वो सब पॉइंट्स आपको देखने के बाद ही खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चूज करना ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का भी फैसिलिटी देती है, यानी एक बार आपने वो क्लेम की अमाउंट यूज़ कर ली तो उसी साल में फिर से वो अमाउंट रिस्टोर की जाती है। तो क्या ये फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है क्या, वो चेक करना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से हम अगर सभी चीज़ें देख के मेडिकल इंश्योरेंस खुद के लिए ले ले तो फिर वो हमारे लिए एक कारगर पॉइंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सभी पॉइंट पे ध्यान देते हुए अगर समझो हम हमारा हेल्थ इंश्योरेंस चूज करते हैं तो फिर हमारे जो भी इनकम जनरेटिंग टास्क है वहाँ पे हम फोकस्ड रह के इनकम और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी तक के 3 पॉइंट से हम ये सीखे हैं कि सेविंग भी हम अच्छे से कर रहे हैं, हम जो रिक्वायर्ड है वही लोन ले रहे हैं और फिर हमने खुद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया है जिसके लिए हम अभी इनडायरेक्टली इनकम भी अच्छा कमा रहे हैं। तो ये सब के बाद फिर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो हमारा जो भी सेव किया हुआ पैसा है उसको इन्वेस्ट कैसे करें। तो ये चौथा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हमें आने वाले समय में हमारा पैसा ग्रो करने में मदद करता है।
देखो, अगर हम जैसे बहुत सारे लोग कोई स्पॉन्जी स्कीम्स होते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं, मतलब एक महीने में पैसा डबल या फिर एक साल में पैसा 4 गुना 10 गुना हो जाएगा। देखो, ऐसे वाले ये स्पॉन्जी स्कीम्स रहते हैं जहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत रिटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये स्कैम्स होते हैं और फिर ये स्कैम्स में हम फंस जाते हैं और फिर जो पैसा वहाँ पे डालते हैं वो भी डुबो देते हैं। तो ऐसे स्पॉन्जी स्कीम से हमें दूर होना है। देखो, हमें अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, पैसे से पैसा बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा समय तो देना होगा और ये यूनिवर्स का नियम है। देखो, जो भी आप बीज बोओगे वो इमीडिएटली आपको रिटर्न नहीं देगा, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद उस बीज का पेड़ होगा और तभी वो आपको अच्छे मीठे फल देंगे। तो हमें किसी भी स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहना है। तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या करना है? हमें हमारा इनकम क्या है उसको एनालाइज करना है। उसी के साथ हमें हरी रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है वो समझनी है। जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ पे रिस्क कितनी एसोसिएटेड है वो हमें समझना है। वो सब जानने के बाद हमें वो स्कीम से कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो हमें पहले ही एनालाइज करके रखना है। तो ये सभी जब हम करेंगे तभी हम बोल सकते हैं कि हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पहले ही प्रिपरेशन पूरा स्टडी किया हुआ है। और फिर जब हम इस तरीके से स्टडी करके जाएंगे तो फिर आने वाले समय में वो इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूर फायदेमंद रिटर्न देगी। और तभी आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन भी नजर आएंगे। अगर समझो कोई आम इंसान है जो ये स्टडी नहीं करके जाता है लेकिन सेविंग करने के लिए बैंक में जाता है, तो फिर वो क्या करता है, सीधा एफडी का अकाउंट ओपन कर लेता है और फिर एफडी बना लेता है। लेकिन उसी बैंक में आप देख सकते हो वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसी बैंक में आपके लिए बॉन्ड्स भी अवेलेबल है। उसी बैंक आपको जो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल के देगा वहाँ पे आप स्टॉक्स भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस भी वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब भी आप आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा स्टडी करके कदम उठाओगे। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना और वो भी सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक कारगर कदम हो जाता है। और यही सब में हमारा ये यूट्यूब चैनल भी आपको ज़रूर मदद करेगा। जहाँ पे म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो या स्टॉक रिलेटेड हो, एनालिसिस हमेशा आती रहती है। इंपॉर्टेंट मनी कंसेप्ट भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर सोच सकते हो। तो ये एनालाइज करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के 5वें पॉइंट की तरफ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। अगर समझो हम केवल हमारे सैलरी पे एक ही इनकम पे डिपेंड है तो वो बहुत ही रिस्की हो जाता है। और इसका एक्सपीरियंस हमने लास्ट के कोविड पीरियड में एक्सपीरियंस भी किया है। इसीलिए हमें मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने होंगे। समझो एक सोर्स फेल हो जाता है तो भी हमें सर्वाइवल के लिए बाकी सोर्सेस से इनकम आता रहता है। यहाँ पे फिर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, आप छोटा मोटा साइड हसल भी शुरू कर सकते हो। अभी तो फ्रीलांसिंग करके भी आप एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। उतना भी नहीं तो एक सिंपल जो भी आपके पास नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए आप यूट्यूब पे भी अपनी वीडियोस बना के एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। ब्लॉगिंग भी आपके लिए एक सही तरीका हो सकता है। या फिर आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव है, वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके वहां से भी खुद के लिए इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो आपके लिए एक अर्निंग सोर्स हो सकता है। समझो आप डे टू डे में कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो, उसकी एक्टिविटी कर रहे हो और वहाँ से कुछ 2000 5000 या ऐसा कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए एक साइड इनकम है। अगर कुछ आप रेंटल इनकम कमा रहे हो तो वो भी एक अलग से इनकम सोर्स है। हमारे इन्वेस्टमेंट से, स्टॉक इन्वेस्टमेंट से अगर रेगुलर डिविडेंड आ रहे हैं तो वो भी एक इनकम सोर्स है। तो इस तरीके के मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग रखने का काम करते हैं। तो पैसों को लेके जो ये 5 नियम हमने आज डिस्कस किए, पहला सेविंग का, दूसरा कर्जों का, तीसरा इंश्योरेंस का, चौथा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का और 5वां फिर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम का। इनके बारे में अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर आने वाले समय में हम खुद के लिए ज़रूर एक सेफ और सिक्योर फाइनेंशियल लाइफ बिल्ड कर पाएंगे। देखो, इन्हीं सब में आपको मदद करने का काम ये यूट्यूब चैनल भी करता है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड
इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो या फिर अच्छे मनी कंसेप्ट्स हो जिसके रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे आते रहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।